फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर थे मनोज कुमार। खंडवा में कुएं की सफाई के दौरान 8 लोगों की मौत। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। इंदौर के बेलेश्वर बावड़ी हादसे में दोनों आरोपी कोर्ट से बरी। हादसे में 36 लोगों की हुई थी मौत। मार्च 2023 में हुआ था हादसा। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में थोक तबादले। 53 वित्त अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। नई पदस्थापना पर तत्काल ज्वाइन करने का आदेश। आज ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से कर सकते हैं मुलाकात। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, विपक्ष में 95। अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा वक्फ बिल। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। पूरा देश आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहा है, सुरक्षा की कामना कर रहा है। लेकिन हमारे देश में लोग कितने सुरक्षित हैं, आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। एक तरफ तस्वीरें जबलपुर की है, जहां थाने में 2 लोगों के साथ मारपीट होती है, लेकिन 100 घंटे के बाद पुलिस FIR तक नहीं दर्ज करती है। वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां 36 लोगों की मौत के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस आरोपी बनाती है, लेकिन बाद में दोनों बरी हो जाते हैं। अब इस मामले में सवाल यह है कि 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दोनों मामलों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इंदौर ले चलेंगे। इंदौर में क्योंकि 36 मौत के बाद सैकड़ों सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले में 2 साल लंबी जांच के बावजूद किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका। गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी बनाए गए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी को बरी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कमजोर चालान पेश किया और स्क्रिप्ट वहीं लिख गई थी। जब कमजोर चालान पेश किया गया, यानी दोषी कोई नहीं होगा, यह प्लानिंग कर ली गई थी। क्योंकि कोर्ट तो तथ्यों और फैक्ट के आधार पर ही वोट देगा। आपको यह बता दें कि फैक्ट के आधार पर ही कोर्ट निर्णय देगा, जिसमें आरोपियों के खिलाफ ठोस प्रमाण नहीं थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवैध निर्माण से हादसा हुआ, लेकिन इसे रोकने में प्रशासन और नगर निगम की भूमिका को जांच में शामिल नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं किया गया, यह बड़ा सवाल है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बावड़ी पर हुए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम या प्रशासन के किसी भी अधिकारी पर दायर की गई जनहित याचिका और मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट भी 1 साल तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। जब अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाई, तब जाकर रिपोर्ट पेश की गई थी। पुलिस ने हादसे के 3 दिन के भीतर यानी 25 मार्च 2024 को पुलिस ने चालान पेश किया, जिसमें मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट को आधार बनाया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी और यहीं से पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। और बावड़ी हादसा क्या था, वो बताना जरूरी हो जाता है। 30 मार्च 2023 को मंदिर परिसर की बावड़ी धंस गई थी और इस हादसे में 1-2 नहीं बल्कि 36 लोगों की जान चली गई थी। 18 घायल हो गए थे। जांच में मंदिर प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी। बावड़ी को बिना भराव मंदिर परिसर में बनाया गया था। गार्डर और फर्श डालकर उसे मंदिर परिसर बना दिया गया था। पुलिस ने 1 साल बाद की गिरफ्तारी 3 दिन में पेश किया चालान। 22 मार्च 2024 को मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ। सचिव मुरली सबनानी को भी इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, ये सब कुछ तो हुआ,
अब हमारे दर्शक मध्य प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जो 36 लोगों की मौत हुई वो किसकी लापरवाही से हुई? क्योंकि सब तो बरी हो गए, सबको तो क्लीन चिट मिल गई। ना तो नगर निगम इसमें दोषी है, ना इसमें प्रशासन दोषी है, और ना ही मंदिर प्रबंधन। तो ये कैसे हो गया? अंशुल, मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर की जनता यही तो जानना चाहती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या अभी इस यक्ष प्रश्न का आपको जवाब मिल पाया है या आपको भी जवाब नहीं मिला है? बिल्कुल राहुल, आपको सबसे पहले वो घटनाक्रम जहां हुआ था वो स्थान हम बता देते हैं। हम उसी जगह खड़े हैं जहां पर 2 साल पहले पूरा घटनाक्रम जो है ये हुआ था। ये वही मंदिर है जहां पर एक बावड़ी हुआ करती थी और ठीक रामनवमी के पहले यहां पर पूरा हादसा जो है वो हुआ था। लेकिन उस दिन जो हादसा हुआ था, यानी कि 30 मार्च 2023 को जो हादसा हुआ था, उसके सवाल अभी भी बने हुए हैं कि इस पूरे मामले में दोषी कौन है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्हें इसमें पूरे मामले में दोषी नहीं बनाया गया था। उनका यहाँ तक कि प्रमोशन भी हो गया, जो कि उस समय यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही पुलिस ने जिन 2 लोगों को आरोपी बनाया था उन्हें भी कोर्ट ने कल बरी कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा आ रहा है कि जो बावड़ी हादसा 2 साल पहले हुआ था जिसमें 36 मौत हुई थी, उनके आखिरकार दोषी कौन है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पुलिस ने घटना के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार बताया था, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। यानी कि दोनों दोषी नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है और किसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे का कारण किसे माना जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम बेलेश्वर महादेव जो मंदिर है जहाँ पर ये पूरा बावड़ी हादसा हुआ था वहीं पर मौजूद हैं। वहाँ पर अभी भी मंदिर मौजूद है और जो उसका बाकी का हिस्सा था उसे पूरी तरीके से यहाँ पर कवर कर दिया गया है। आसपास टीन शेड लगा दिए गए हैं और इन टीन शेड से इस पूरे मंदिर को कवर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है, जो अब सवाल जो उठ रहे हैं वो यही है कि इन पूरे हादसे में जो दोषी था वो कौन था। और 3 दिन पहले ही यह घटना को 2 साल हुए, यानी कि आज 3 तारीख है और 30 मार्च को ही राहुल 2 साल पूरे हुए हैं। और अगर तिथि की बात की जाए तो यहाँ पर 2 साल पहले ही रामनवमी के दिन जो है ये पूरा हादसा हुआ था और 3 दिन बाद ही रामनवमी का पर्व भी जो है वो है। यानी कि इस पूरे हादसे को 2 साल हो रहे हैं और ठीक रामनवमी के ठीक 3 दिन पहले ही जो दोषी जिन्हें माना गया था उन्हें बरी कर दिया गया। और इसमें कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि जो पुलिस की जांच है उसमें पर्याप्त सबूत जो है वो नहीं दिए गए थे, जो चालान है वो कमजोर पेश किया गया। तो इसमें बचाने की जो कोशिशें हैं वो किसके लिए हुई। सबसे बड़ी बात राहुल ये है कि जो मजिस्ट्रियल जांच हुई थी, मजिस्ट्रियल जांच में निगम के जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया था वो दोषी अधिकारी भी वापस से बहाल हो गए और बहाल होने के साथ साथ नगर निगम में पदस्थ भी हैं और नगर निगम में ही उनका प्रमोशन भी हुआ। यानी कि जिन अधिकारियों को मजिस्ट्रियल जांच में दोषी पाया गया था वे भी बहाल होकर के प्रमोट हो गए। और पुलिस ने अपनी जांच में जिन 2 लोगों को, मंदिर प्रबंधन के जिन 2 लोगों को दोषी पाया था उनको भी कोर्ट ने बरी कर दिया। तो आखिरकार 2 साल में यह जवाब नहीं मिल पाया है कि इन 36 मौतों का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहली जब मजिस्ट्रियल इसमें जो याचिकाएं दायर हुई थी उससे भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले में जांच में लापरवाही क्यों बरती जा रही है। 1 साल तक जो मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट है वह सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे कि जो मजिस्ट्रियल जांच में दोषी पाए जाना थे वे सामने नहीं आ पाए। जब कोर्ट फटकार लगाता है तो उसके बाद मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, उसमें दोषी अधिकारियों के नाम बिल्कुल अंशुल, यही तो सवाल है कि अब जांच पड़ताल हो गई लेकिन कोई दोषी नहीं है। अब सवाल यही है कि 36 मौतों का जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और अब एक ऐसी पुलिस की बात होगी जिसे लेट लतीफी पसंद है। इस पुलिस को देर पसंद है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा सबूत होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को अरेस्ट करना तो दूर, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिख पाई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आई हैं ये जबलपुर के राजी पुलिस थाने की है। 31 मार्च सोमवार को दोपहर 2 बजे थाना परिसर में ईसाई धर्मगुरुओं के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें मारपीट की सच्चाई के सबूत की हैं, लेकिन मारपीट करने वालों के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए इसे पुलिस कार्रवाई में देरी का सबूत भी कह सकते हैं। इन तस्वीरों के कारण जबलपुर में ईसाई समाज पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच इसकी गूंज जबलपुर से राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है
और कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। तस्वीरें आपने देख ली, अब मामला भी आपको समझा देते हैं। तो जबलपुर में बीते 31 मार्च को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों से भरी बस को रोक ली। आरोप लगाया गया कि मंडला जिले से 100 से ज्यादा आदिवासियों को जबलपुर में धर्मांतरण करके ईसाई बनाने के लिए लाया गया। इस शिकायत पर बस को जबलपुर के राजही थाने लाया गया और आदिवासियों को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया गया। आदिवासियों ने बताया कि वो कई साल पहले ही ईसाई धर्म अपना चुके हैं। पुलिस की जांच के दौरान फादर डेविस जॉर्ज समेत ईसाई समाज के 2 धर्मगुरु थाने पहुंच गए। इसी बीच वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उन पर आदिवासियों को बरगलाने और जात प्रभावित करने का आरोप लगाया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। वीडियो फुटेज में राजही थाना प्रभारी मानस द्विवेदी भी दिख रहे हैं, जिन्होंने ईसाई धर्मगुरुओं को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन मारपीट करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अगले दिन 1 अप्रैल को ईसाई समाज ने लामबंद होकर एसपी ऑफिस का घेराव किया और पुलिस पर राजनीतिक दबाव में एक्शन न लेने का आरोप लगाया। अब सवाल क्या है, जरा वो भी देख लीजिए और सुन लीजिए। सबूत के बावजूद आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबूत के बाद आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया? उसके बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? बताएगी जबलपुर पुलिस, बताना पड़ेगा। क्या राजनीतिक दबाव में काम कर रही है जबलपुर की पुलिस? क्या अपने प्रभाव के कारण अब तक बच रहे हैं आरोपी? वीडियो में टीआई की मौजूदगी के बावजूद आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हुई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। टीआई खड़े हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही क्यों हो रही? सबूत के बावजूद आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, जबलपुर से हमारे संवाददाता हैं। विजेंद्र, सबूत है, दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? कैमरे के सामने अब विजेंद्र, मैं आपसे सीधा ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सबूत होने के बावजूद भी आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता, जबकि वहां टीआई मौजूद रहते हैं? बिल्कुल राहुल, सबसे बड़ा सवाल यही है और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर डे फर्स्ट से उठ रहा है। जब ये मारपीट की घटना हुई, फादर डेविस जॉर्ज सहित 2 ईसाई धर्मगुरु थे जो थाने पहुंचे थे और थाना परिसर में एंटर होने के बाद भी परिसर में भी उनके साथ मारपीट हुई और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि थाने के भीतर भी उनके साथ मारपीट की गई। और इस वक्त प्रत्यक्षदर्शी, हम कहें कि वहां पर चश्मदीद जो है थाना प्रभारी मानस द्विवेदी से बड़े कोई दूसरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक धर्मगुरु को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है जो पुलिसिंग पर जबलपुर की उठ रहा है। पहले दिन लापरवाही बरती गई, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, आरोपियों को चिन्हित नहीं किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यही वजह है कि अगले दिन 1 अप्रैल को एसपी ऑफिस का घेराव ईसाई धर्मावलंबियों ने एकजुट होकर किया। उसके बाद लगातार रोज धरना प्रदर्शन इस मामले पर हो रहे हैं। राजी थाना भी घेरा जा रहा है। दिल्ली तक इस मामले की गूंज पहुंच गई है। एडजर्नमेंट मोशन भी कांग्रेस की ओर से इसी मुद्दे पर लाने का प्रयास किया गया था। स्थगन प्रस्ताव कल लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब स्पीकर ने चर्चा नहीं करवाई तो कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया था। और लगातार आरोप जो है सत्ता पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल की आपने इंटरव्यू सुना होगा जो उन्होंने संसद से निकलने के बाद कल दिया था। तो ये मामला जो है जबलपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। गूंज इस मामले की राजधानी में गूंज रही है, संसद में गूंज रही है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। तो यही वो सवाल है जिनका जवाब जो है वर्दी को भी देना होगा। हालांकि जो हमारी उनसे बातचीत हो रही है, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है। फुटेज को जांचा जा रहा है। फुटेज के आधार पर यदि मारपीट की जो घटना है तो वो आरोपी कौन है जिन्होंने मारपीट की है, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की जाएगी और उसके बाद आगे वैधानिक कार्रवाई करने की बात पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। इसके बाद कुछ आगे
जमीनी तौर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ठोस तरह से जो वीडियो एविडेंस के आधार पर की जानी चाहिए, वो अब तक पुलिस की ओर से नहीं की गई है। और यही वजह है कि एक तरफ ईसाई समाज में धर्मावलंबियों के बीच में अपने ही धर्मगुरुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर पुलिस की जो लापरवाही है उसको लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस सिर्फ जांच पर जांच की बात कह रही है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है पुलिसिंग पर, जबलपुर पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल जरूर उठा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना तो है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब करना था तब तो नहीं किया। तो कई बार ये जो बयान है ये बहानेबाजी लगते हैं। बहुत धन्यवाद विजेंद्र पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब आपको खंडवा लेके चलते हैं। खंडवा के कोंडावत गांव में पुराने कुएं की सफाई के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीण इस कुएं में साल भर पूजा पाठ और प्रतिमाएं विसर्जित करते थे। बताया जा रहा है कि गणगौर के दौरान ज्वारा विसर्जित करने के लिए पहले ये लोग कुएं की सफाई करने के लिए उतरे थे। सफाई के दरमियान जहरीली गैस की चपेट में आने से ये बेहोश हो गए और कुएं के दलदल में फंस गए। अब जो फंसे उनको निकालने के लिए कुछ लोग और नीचे गए। ग्रामीणों के अनुसार पहले 2 युवक उतरे थे, उन्हें बचाने के चक्कर में बारी बारी से 6 लोग और कुएं में उतरे। इन 8 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। घटना शाम 4:30 बजे के आसपास की है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। जानकारी मिलते ही प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। रात 9 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सभी 8 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। इसमें 25 वर्ष से 48 वर्ष तक की उम्र के लोग भी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पंधाना की विधायक छाया मोरे भी मौके पर पहुंची और उन्होंने शोक व्यक्त किया। ये हादसा हो गया सर, ये सफाई के हिसाब से बच्चा एक गया था अंदर, ये कुएं की सफाई करने, माताजी ठंडी करने। वो जैसे ही गया गैस में वो चले गया अंदर। वो दूसरा बचाने के हिसाब से गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, 6वां गया, 7वां और 8 हादसे हो गए सर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो दुखद आत्मा को शांति दे और उनके। भिंड जिले में गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला आया है। विरखड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की आधा दर्जन छात्राओं ने एक टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। आरोपी टीचर का नाम विनोद सोनी है। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने जांच कराई और आरोप सही पाए जाने पर प्रिंसिपल ने रोन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इधर एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक भागा हुआ है। पुलिस उसकी तलाश सरगर्मी से कर रही है। ब्रजेश कुमार प्राचार्य नवोदय विद्यालय आवासीय परिसर के द्वारा एक थाना उपस्थित आकर एक आवेदन दिया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आवासीय विद्यालय परिसर के शिक्षक विनोद कुमार सोनी द्वारा 7 नाबालिग छात्रों के साथ अश्लील हरकत करते हुए उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया है। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। अभी आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब बात ओबीसी आरक्षण की। ओबीसी को आबादी के हिसाब से 51% आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर जबलपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते की अंतिम मोहलत दी है कि 2 हफ्ते में आप जवाब दीजिए। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर 2 हफ्ते में जवाब नहीं आता है तो सरकार पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की याचिका पर गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई की। इस याचिका में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% बताई गई और ओबीसी वर्ग की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उसे इतना ही आरक्षण देने की मांग की गई। मामले पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी। यूनियन की ओर से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात छत्तीसगढ़ आएंगे। कल सुबह मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे।
सीएम विष्णुदेव साय आज सूरजपुर दौरे पर हैं। सीएम मां कुदरगढ़ देवी धाम जाएंगे। पिंडरा में तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मारी। बाइक सवार और राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। बालोदाबाजार में सौतेली मां ने नाबालिग बच्चे को मारने की सुपारी दी। पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया। बलरामपुर में एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव में शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 432 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। जांजगीर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा में जहर मिली है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव में 2 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। पंजीयन के बदले रिश्वत मांगने पर कार्रवाई की गई। सारंगढ़ में मवेशियों की लगातार हो रही मौतों से हड़कंप मच गया। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिलासपुर में नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को हाई कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। धमतरी में जंगली सुअर ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। ग्रामीण जंगल में महुआ बीनने गया था। रायपुर में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। चुनरी लेकर सभी प्रदर्शनकारी शीतला मंदिर पहुंचे। मोहला मानपुर में लो वोल्टेज और बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। विद्युत विभाग के परिसर में बल्कि सांकेतिक धरना दिया गया।